आंध्र प्रदेश का एक जिला कुर्नूल है। कुर्नूल की रहने वाली एक महिला जिसका नाम सुजाता होता है, एनबीएफसी बैंक में वह काम किया करती है। लेकिन एक दिन वह जब बैंक में काम करने के लिए जाती है तो साथ में अपनी एक बेटी को ले जाती है और बेटी को ले जाकर कहती है कि बेटी तुम यहाँ पर बैठ जाओ, अभी मैं अपना कुछ काम निपटा कर और साथ ही बैंक मैनेजर साहब से जो है बातचीत करने के बाद उनको बताकर फिर हम लोग चलते हैं। बेटी जाकर वहां पर बैठ जाती है और इंतजार करने लगती है कि उसकी माँ जो है काम निपटाएंगे, इसके बाद हम लोग चले जाएंगे। इसी दौरान जो है बैंक मैनेजर की एंट्री होती है। मैनेजर जैसे ही अंदर आता है, मैनेजर की नजर उसकी बेटी पर पड़ता है। बेटी का नाम ऐश्वर्या होता है। मैनेजर एकटक उसे देखता रह जाता है और जैसे जैसे मैनेजर उसे देख रहा था उसी तरह से उसी निगाह से उतना ही ज्यादा वह लड़की भी मैनेजर को देख रही थी। दोनों एक दूसरे को इसी तरह से देखते रहते हैं और देखते देखते दोनों है जो बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अब बातचीत दोनों में इतनी बढ़ जाती है कि दोनों नंबर का आदान प्रदान भी कर लेते हैं और इसके बाद दोनों बातचीत करना भी शुरू कर देते हैं फोन के जरिए। धीरे धीरे बातचीत दोनों में काफी बढ़ जाती है, दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। लेकिन किसी को यह नहीं पता होता है कि जिस बेटी से वह मैनेजर प्यार करता है उसी बेटी की माँ से भी उस मैनेजर का चक्कर है और दोनों का एक ही प्रेमी है। इसी तरह से जो है काफी लंबा वक्त बीत जाता है इन तीनों को एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हुए। और इसके बाद जो है ऐश्वर्या की शादी तय होती है और शादी हो जाती है। शादी हो जाने के 1 महीने बाद ही उसके पति की जो है खौफनाक तरीके से कत्ल हो जाती है। और जब वह कत्ल होता है तभी जो पुलिस होती है जांच पड़ताल करना शुरू करती है और पुलिस को तभी यह भी ख्याल आता है कि कहीं राजा रघुवंशी की तरह तो इस घटना को अंजाम नहीं दिया गया है। इस बात को सोचकर जब पुलिस छानबीन करना शुरू करती है, उसकी पत्नी को भी बीच में लाती है, तब जाकर एक ऐसी खबर निकलकर सामने आती है जिसको सुनने के बाद लोगों को यकीन नहीं होता है कि इस वजह से भी क्या किसी की हत्या की जा सकती है। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, तेलंगाना प्रदेश का एक जगह है, एक जिला है जोगुलंबा। यहीं का एक थाना क्षेत्र है गढ़वाल और गढ़वाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये एक राजविधि नगर पड़ता है। इसी जगह का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम तेजेश्वर होता है, उम्र होती है 30 साल और जमीन सर्वेक्षण यानी भूमि सर्वेक्षण करने का वह काम किया करता था। गढ़वाल से 61 किलोमीटर दूर कुर्नूल जिला पड़ता है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहाँ की रहने वाली ऐश्वर्या होती है। ऐश्वर्या और तेजेश्वर की जो है रिश्ते की बात शुरू होती है। दोनों के जो परिवार वाले होते हैं इकट्ठा होते हैं 13 फरवरी 2025 को दोनों की शादी की बात करने के लिए। इसी बीच दोनों तरफ से जो है रिश्तेदार दोनों तरफ के इकट्ठे होने लग जाते हैं। इन्हीं में से एक रिश्तेदार जो होता है जो तेजेश्वर की तरफ से आया था, अचानक जब उस लड़की पर नजर पड़ती है उनकी ऐश्वर्या पर, तो एक टक उसे देखते रह जाते हैं और उसके बाद भागे भागे जाते हैं तेजेश्वर के यानी उस लड़की का जो पति होने वाला था उसके माता पिता से बात करते हैं वो रिश्तेदार जो आए थे कि इस लड़की से तुम शादी बिल्कुल भी मत करना, तुम्हें पता नहीं है तुमको शादी करने के बाद पछताना पड़ सकता है। लेकिन जो उसके माता पिता होते हैं सोचते हैं और उससे कहते भी हैं कि अब कैसे हो सकता है, अब तो दोनों तरफ से रिश्तेदार भी आ रहे हैं और वह अचानक ऐसे बात कैसे टल सकती है। अब दोनों तरफ से जो है बातचीत होती है शादी की बातचीत हो जाने के बाद वह दिन चला जाता है। अगला दिन जब आता है जो तेजेश्वर के माता पिता होते हैं अपने लड़के से कहते हैं तेजेश्वर से कि किसी ने जो है एक रिश्तेदार ने ऐसे ऐसे बात कही है और जो लड़की है चरित्रहीन है, उसका चरित्र सही नहीं है, तो हो सके तो तुम इस रिश्ते को यहाँ से खत्म कर दो। लेकिन लड़का तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की के पास फोन लगाता है जिसका नाम ऐश्वर्या होता है, उससे बातचीत करता है, इसके बारे में बताता है। ऐश्वर्या अपने बातों में इस तरह से उसे उलझाती है, इस तरह से फंसाती है कि उसे यकीन हो जाता है लड़के को तेजेश्वर को कि जो कोई भी इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा है वह हमसे जलता है, हमारा जो है रिश्ता उन्हें पसंद नहीं है, कहीं ना कहीं वह हमें देखकर जलते हैं। और वह इन बातों को जो है झूठ मान लेता है। अपने माता पिता की बातों को जो है वह दरकिनार कर उससे बातचीत करना शुरू कर देता है। दोनों में काफी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, फोन पर ही लगातार बातें होती रहती थी और धीरे धीरे वक्त बीतता है। वक्त के साथ साथ शादी की तारीखें तय हो जाती हैं, पक्की हो जाती हैं। दोनों परिवार वाले जो होते हैं दोनों तरफ से अपना अपना खरीदारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन 13 मई 2025 को अचानक ही एक खबर सुनने को मिलती है कि जो ऐश्वर्या है कहीं भाग गई है, लापता हो गई है। और इसके बाद जो ऐश्वर्या के परिवार वाले होते हैं हर तरह से कोशिश करते हैं उसे ढूंढने को, वह कहीं नहीं मिलती है। और 13 के बाद 14, 15, 16 मई हो जाती है। तो 16 मई को वह कहीं से शाम के समय आती है अचानक। परिवार वाले जब उससे पूछते हैं कि वह कहाँ गई थी, वह कुछ नहीं बताती है। इसी बीच जो है लड़के तेजेश्वर का फोन ऐश्वर्या के पास आ जाता है। वह कहता है कि क्या बात है, ऐसे तुम क्यों करते हो, अगर तुमको शादी नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन जो लड़की होती है कहती है ऐसी बात नहीं है, जो तुम्हारे परिवार वाले हैं जरूरत से कुछ ज्यादा ही जो है दहेज मांग रहे हैं,
इस बात को लेकर जो है तेजस्वर अपने माँ बाप के साथ भड़क जाता है, उनसे झगड़ा कर लेता है और फिर जो है बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है, समय बीतता है और फिर 18 मई 2025 को जो है बीज पुल्ली नामक एक जगह है, वहां पर आंजनेयन नामक एक मंदिर में जो है दोनों की शादी हो जाती है। शादी समारोह जो है संपन्न होता है। इसके बीच जब अगला दिन आता है, तभी जो लड़की होती है उसका कुछ हाव भाव जो होता है, उसका जो रवैया होता है बिल्कुल उलट जाता है लोगों के साथ, जो अपने ससुराल वाले होते हैं उनके साथ बिल्कुल बदला बदला सा लगता है। और जो लड़की होती है ऐश्वर्या, वो अपने पति तेजेश्वर को अपने पास नहीं आने देती है। अजीब अजीब तरह की वह बातें करती है, साथ ही वह फोन पर किसी लड़के के साथ जो है उसी के सामने बात करती रहती है। जो तेजेश्वर होता है देखकर पछतावा करता है कि काश मैंने अपने माता पिता की जो है बात मान ली होती, शादी नहीं की होती, तो आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। वह लड़की उसको 1 महीने तक, यानी जून का महीना आ जाता है, जून पूरा 1 महीना बीत जाता है, 17 जून तक जो है उसको अपने पास नहीं आने देती है, जो है संबंध नहीं बनाने देती है। और इसी बीच जो है 17 तारीख जून का महीना होता है 2025 को, 3 लोग कार में बैठकर उसके घर पर आते हैं, तेजेश्वर के घर पर, और कहते हैं कि हमें जमीन सर्वेक्षण का जो है काम है, आपको चलना पड़ेगा। उसको अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं भूमि मापन के लिए ले जाने के लिए, और उसको ले जाने के बाद वापस जो है वह आता नहीं है जब, और परिवार वाले जब देखते हैं काफी समय हो गया है वापस नहीं आ रहा है, साथ ही उसका जब फोन नहीं लग रहा है, तरह तरह की कोशिश कर लेते हैं। तो तेजेश्वर का छोटा भाई तेजवर्धन होता है, तेजवर्धन तुरंत ही अपने नजदीक पुलिस स्टेशन गढ़वाल में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराता है। कहता है कि मेरा एक भाई जिसका नाम तेजेश्वर है, उम्र 30 वर्ष है, घर से जो है भूमि मापन के लिए यानी लैंड सर्वेक्षण के लिए निकला था घर से, लेकिन अभी तक वह वापस नहीं आया है और उसका फोन भी बंद है, फोन भी नहीं लग रहा है। तो आप लोग जो है हमारी मदद कीजिए। पुलिस जो है एफआईआर दर्ज कर गुमशुदगी में उसकी तलाश करना शुरू कर देती है। काफी मशक्कत के बावजूद भी पुलिस उसकी तलाश नहीं कर पाती, उसकी कहीं कोई सुराग, कहीं कोई पता नहीं चल पाता है। और 17 जून के बाद 18 जून, 19 जून, 20 जून तक बीत जाता है। इसके बाद जब 21 जून की तारीख आती है तो 21 जून को यह पता चलता है, आंध्र प्रदेश का एक जिला है नांदियाल, इसी नांदियाल जिले में NHSS नाम का एक नहर बहता है। इसी नहर से एक लाश प्राप्त हुई है। यह जब खबर पुलिस स्टेशन में पहुंचाई जाती है, वहां नहर के आस जो नजदीक पुलिस स्टेशन होता है, तो पुलिस वाले जो होते हैं इस सूचना को मैसेज कर देते हैं जगह जगह, सभी जो पुलिस स्टेशन होते हैं उसमें। और यह सूचना जब तेजेश्वर के भाई तेजवर्धन को पता चलती है, वह भागा भागा वहां पहुंचता है। और जब वह वहां पर पहुंचता है तो लाश के कपड़े से उसकी पहचान कर लेता है। उसको पता चल जाता है कि यह उसी के सगे भाई की लाश है। और इसके बाद फिर तुरंत परिवार वाले रोना पीटना शुरू कर देते हैं। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। साथ ही परिवार वाले यह भी कहते हैं कि हमने इसको लाख मना किया था कि उसके साथ शादी मत करना, काश इसके साथ अगर वह शादी नहीं करता तो आज इसकी यह हाल नहीं होती। इसके बाद जो पुलिस होती है तुरंत जांच पड़ताल में लग जाती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम में जब जांच होती है तो यह निकल कर आता है कि इसकी गला रेत कर हत्या की गई है। अब पुलिस जो है तरह तरह के जांच करना शुरू करती है। जब तरह तरह के जांच कर वह हार जाती है, उसको कोई सफलता नहीं मिलती है, तो उसको ख्याल आता है राजा रघुवंशी वाले मामले का। और जब पुलिस को यह ख्याल आता है तो उसकी पत्नी ऐश्वर्या को भी अपने हिरासत में लेती है। उससे भी जब बातचीत करती है, उससे पूछताछ करती है, साथ ही उसके मोबाइल फोन का CDR निकलवाया जाता है। तब उसके CDR निकलवाए जाने पर पता चलता है कि 1 महीने में लगभग 2000 से भी ज्यादा उसके साथ बातचीत हुई है किसी लड़के के साथ, जिसका नाम थुरुमाला राव होता है। और थुरुमाला राव को भी पकड़ा जाता है, इसको भी जब गिरफ्तार किया जाता है और इसके फोन की जब CDR निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि थुरुमाला राव इस लड़की ऐश्वर्या से तो बातचीत करता ही था, साथ ही इसकी माँ जिसका नाम सुजाता होता है, इन दोनों से जो है बातचीत करता था। उसके फोन में सारी की सारी रिकॉर्ड निकल कर आती है और लोग चौंक जाते हैं। उससे जब पूछा जाता है तो वह बताता है कि वह उसके बेटी के साथ साथ उससे भी बातचीत किया करता था। तीनों का जो है आपस में संबंध था। वह शादीशुदा होता है, इसके बावजूद भी वो जो है उन दोनों के साथ संबंध बनाता था। और आखिरकार जब ऐश्वर्या से इसके बारे में पूछताछ किया जाता है तो पता चलता है कि ऐश्वर्या बताती है कि उसको वह शादी मंजूर नहीं थी, लेकिन जो उसके धन का हिस्सा है, उसका जो जायदाद है, उसके लिए वह चाहती थी कि शादी करने के बाद उसकी हत्या कर दी जाए और हत्या करने के बाद उसका जो धन है ऑटोमेटिक जो है उसके हिस्से में आ जाएगा, उसके नाम हो जाएगा। इसी के चलते जो है 3 लोगों को सुपारी देती है उसकी 2 लाख रुपए देकर। उन तीनों लोगों का जो नाम होता है, एक का नाम राजू होता है, दूसरे का नाम जो है नागेश होता है और जो तीसरा व्यक्ति होता है उसका नाम परशुराम होता है। ये 3 लोग जो है हत्या की जिम्मेवारी लेते हैं और इसको ले जाकर घर पर आकर उसके भूमि सर्वेक्षण के
नाम से उसको गाड़ी में बिठा ले जाते हैं और ले जाकर एक नहर में उसका गला रेत कर फेंक देते हैं। और इसके बाद जब जांच होती है, पुलिस इनको पकड़ती है और गिरफ्तार कर उन तीनों कातिलों को, जिन्होंने हत्या की जिम्मेदारी ली थी, साथ ही ऐश्वर्या की माँ और उस बैंक मैनेजर, तीनों को यानी 6 लोगों को जो है पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। तो दोस्तों यह थी कहानी। इस कहानी को सुनकर आपके मन में क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया तो आप चाहें तो कर सकते हैं। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूँ एक और नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।